हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 29 नवंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को लेकर है। तो ये जो संग्रहालय है, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड किस कैटेगरी में? कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, इस कैटेगरी में इस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को ये अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। क्योंकि यहाँ पर जो रिस्टोरेशन का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमें अन्य जितने भी हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं, उन्हें रिस्टोर करने के लिए जैसे बेंचमार्क होना चाहिए, जिस तरीके का प्रोजेक्ट रन करना चाहिए, वो इस संग्रहालय में करके दिखाया गया है। इस वजह से इसके जो संग्रहालय में जो रिस्टोरेशन हुआ है, इसलिए इसे यूनेस्को का ये अवार्ड मिला है। अगर हम इस संग्रहालय की बात करें तो 100 ईयर ओल्ड संग्रहालय है। ये 1922 में बना था, तब इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था। प्रिंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि ये जो संग्रहालय है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है? इसे विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एन्सेम्बल्स के तर्ज पे बनाया गया है। इसके अलावा 2 अवार्ड और थे, जैसे डोमाकोंडा फोर्ट ऑफ तेलंगाना, बाइकुला स्टेशन ऑफ मुंबई, इन्हें ये अवार्ड मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट। इसके अलावा स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा जो हैदराबाद में है, उसे मिला है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन कैटेगरी का। तो चूंकि ये अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए न्यूज में थे, इसलिए यूपीएससी इन पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि छत्रपति शिवाजी जो वास्तु संग्रहालय है, वो कब बना था और उसे किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, विक्टोरियन गोथिक पे बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारी आने की संभावना रहती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को लेकर है। ये दोनों इनिशिएटिव किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के इनिशिएटिव हैं। ये किसके अंडर आते हैं? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अभी गोल्ड अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के रूप में दिया जाता है। जो हमारे देश में जो गवर्नेंस के लिए जो ई गवर्नेंस का मॉडल अपनाया जा रहा है, उसके अंदर ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया जा रहा है। तो उसमें इसको गोल्ड अवार्ड दिया जा रहा है क्योंकि इससे हमारा गवर्नेंस अच्छा होता है। जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस होती है, तब आप में ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश होती है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये आप अपने जीएस2 में रख सकते हो, आप अपने एथिक्स में एग्जाम्पल दे सकते हो गुड गवर्नेंस के इसमें। अब बात करते हैं कि ये ऑडिट ऑनलाइन है क्या? ऑडिट ऑनलाइन में होता क्या है कि ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें ऑनलाइन ऑडिटिंग की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज पंचायत लेवल पे और अर्बन लोकल बॉडीज की भी ऑनलाइन ऑडिटिंग होती है। ऑनलाइन ऑडिटिंग का फायदे क्या-क्या हैं? एक तो ये डिजिटाइजेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। इससे क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है क्योंकि पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग बुक से करना, फिजिकली इतने सारे ग्राम पंचायत को ऑडिट करना, ये फिजिबल नहीं हो पाता था। पर ऑनलाइन जब ई ऑडिटिंग होती है, जब ऑनलाइन ऑडिटिंग होगी तो इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, एफिशिएंसी आएगी, इसमें टाइम का आपको बचत होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा आप लोकल बॉडीज में, ट्रांसपेरेंसी आएगी गवर्नेंस में। और पेपर बेस से कंप्यूटर बेस में जाएँगे हम लोग, तो ये गवर्नेंस के लिए अच्छा है। तो ये अगर प्रीलिम्स में आता है, तो आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको एज़ ए एग्ज़ाम्पल अपने जीएस2 और एथिक्स में मेंशन कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ब्लू बगिंग को लेकर है। क्या होती है ब्लू बगिंग? अब अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में आजकल ब्लूटूथ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पहले वायर्ड हेडफ़ोन होते थे, पर अब हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसे में हो क्या रहा है कि हम अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ को ऑन रखते हैं। इस वजह से क्या होता है, कुछ हैकर्स इसे हैक कर लेते हैं क्योंकि आपके इसमें ब्लूटूथ ऑन है, तो वो लोग उस पूरे सिस्टम को या फिर मोबाइल को हैक करते हैं और ऐसे में वो आपकी जो पूरी कॉल होती है, उसको वो सुन सकते हैं। आपका जो फ़ोन का जो डाटा होता है, जो कॉन्टैक्ट होता है, उसे वो स्टील कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई तक कर सकते हैं। तो ये किसी की भी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, फाइनेंशियल डाटा भी आपका जा सकता है। इस वजह से इसे काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। और यहाँ तक कि आईफ़ोन तक में ये सेफ्टी देखने को नहीं मिल रही है, आईफ़ोन तक भी हैक हो रहे हैं इस ब्लू बगिंग के कारण। तो ब्लू बगिंग क्या है? ये एक टाइप का हैकिंग है, जिसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है आपके डिवाइस को कनेक्ट करने में, उसके बाद आपके डिवाइस को हैक कर लिया जाता है, उससे आपकी कॉल सुनी जाती है, आपके मैसेज पढ़े जा सकते हैं और आपके कॉन्टैक्ट को स्टील या फिर मॉडिफ़ाई तक किया जा सकता है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो जब आप ब्लूटूथ यूज़ ना कर रहे हों, उसे टर्न ऑफ रखें, बंद रखें और किसी भी अनजान ब्लूटूथ के साथ आप अपने मोबाइल को पेयर ना करें और खासकर जब आप पब्लिक प्लेस में हो, तब तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें और करें भी तो सावधानी के साथ करें। तो ये कुछ स्टेप हैं जो आप इस यूज़ करके इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ पीएसएलवी सी-54 लॉन्च को लेकर है। हाल ही में इसरो ने पीएसएलवी सी-54 जो फ्लाइट भेजी थी, वो लॉन्च की। टोटल 9 सैटेलाइट थे, उन्हें मल्टीपल ऑर्बिट में प्लेस किया सक्सेसफुली। कहाँ से लॉन्च हुआ? सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। और ये
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी की 56 फ्लाइट थी और 24th फ्लाइट थी ये पीएसएलवी एक्सेल वर्जन की। इसमें 2 सैटेलाइट भूटान के थे, जिसे भूटान सेट कहा जा रहा है, और एक ये आनंद सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का सैटेलाइट है, जिसे पीएसएलवी ने प्लेस किया है। अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें, तो ये ओसिनसैट कहलाता है और ये 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है, क्योंकि इससे पहले जो ओसिनसैट 2 था, ये कब लॉन्च किया गया था? 2009 में। बट अब इसमें क्या हो गई है, खराबी आ गई है, तो ये अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहा है। इस वजह से ओसिनसैट का 3rd जनरेशन का तीसरा ये सैटेलाइट भेजा गया है। इसमें टोटल 4 पेलोड हैं। इसका काम क्या है, बेसिकली जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, समुद्र का जो टेम्परेचर होता है, उसे ही मेज़र करेगा। उसके अलावा ये विंड स्पीड को देखेगा, कोई पॉल्यूशन हो रहा उसे देखेगा। इसके अलावा कई ओशिनोग्राफिक, क्लाइमेटिक और मीटरोलॉजिकल डाटा को भी ये मेज़र करेगा। तो ये हमारे ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जयपुर ग्राउंड गेको को लेकर है। ये जो रेप्टाइल आप देख रहे हो, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है 19, वो कहाँ चल रही है? पनामा सिटी में चल रही है। साइट्स का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स। तो इसे इस गेको को, इस रेप्टाइल को अब साइट्स के अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। और ये किसके प्रपोजल के द्वारा किया गया है? ये प्रपोजल इंडिया ने दिया था। 2019 में इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और इसके प्रेजेंट में क्या कैटेगरी है? इंडेंजर स्पीशीज है ये। ये कहाँ पाया जाता है? ये ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में मोस्टली। इसको अपेंडिक्स 2 में डालने का क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि अब इसके ट्रेड में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी, बट रेगुलेट हो सकती है इसके। अब इसके ट्रेड में आपको रेगुलेशन लाना आवश्यक होगा। हम हमारे पिछले कई वीडियो से साइट्स के इस कन्वेंशन को लगातार देख रहे हैं, तो हम साइट्स को भी देख लेते हैं एक बार। साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसकी संख्या कम हो रही है, जिसको एक्सटिंक्शन का खतरा हो रहा है, उनके ट्रेड को काउंटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है। इसमें वाइल्ड फौना, फ्लोरा दोनों आते हैं। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है और ये एक मल्टीलेटरल बॉडी है जो प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरनेशनल ट्रेड में उसके थ्रेटन को रोकती है। कब बनी थी आईयूसीएन? ये 1963 में बनी थी। इसके 3 अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स 1 में क्या होता है कि ऐसे स्पीशीज जिनको बिल्कुल खतरा है, वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, ऐसी स्पीशीज के ट्रेड को बिल्कुल ना है, आप उनका ट्रेड कर ही नहीं सकते। अपेंडिक्स 2 में है जिनको फिलहाल इमीडिएट एक्सटेंशन का खतरा नहीं है, बट इनकी जो संख्या कम हो रही है, इसलिए हमें इनके ट्रेड को कंट्रोल में करना चाहिए। और अपेंडिक्स 3 में ऐसे स्पीशीज होती हैं जो किसी एक कंट्री में एटलीस्ट प्रोटेक्टेड हैं, बट अभी उनका इतना खतरा नहीं है, तो साइट्स उन्हें असिस्टेंस देती है, उनके ट्रेड को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वॉच रखी जा सके। तो ये साइट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है जो यूपी से पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ऑस्ट्रेंथ एक्सरसाइज को लेकर है। ये एक्सरसाइज 2022 में हो रही है और ये किनके बीच में होती है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। अभी ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज हो रही है। ये दोनों आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है। फर्स्ट टाइम इसमें सारी जो दोनों आर्मी के जितने भी आर्म्स और सर्विस कॉन्टिजेंट है, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज का एम क्या है? एक तो दोनों मिलिट्री के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप करना और एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें सीखना, और सबसे ज्यादा जो एबिलिटी है ऑपरेट करने की सेमी डेजर्ट टेरेन में प्रैक्टिस करना, ताकि यूएन पीस इन्फोर्समेंट, जो हमारा जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्बाइब हो सके। अब चलते हैं आगे। अब एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पैरेलल जुडिशियल सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स कैन प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट bypassing the high court. Second statement है, the collegium has the power to transfer judges and chief justice of from one high court to another. The high courts in India were created based on the provision of the Indian Independence Act 1947. तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन गलत हैं? अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, द पहले जुडिशियल सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कैन प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट बाईपासिंग द हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कई सारे जो ट्रिब्यूनल्स है उनके ऑर्डर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे आपने वाटर ट्रिब्यूनल देखा होगा, उसका जो ऑर्डर होता है वो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेजियम हैज द पावर टू ट्रांसफर जजेस एंड चीफ जस्टिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है जुडिशरी का, वो अपॉइंटमेंट के साथ-साथ ट्रांसफर भी कर सकता है जजेस का, और जो चीफ जस्टिस होते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द हाई कोर्ट इन इंडिया वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें से आपको पता होगा कि जो मुंबई का हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट कब बने थे? जब 1860 में ही बन गए थे ये। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा?
बी 1 एंड 2 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।